आज सारी कनेक्टिविटी है तो क्यों नहीं उत्तराखंड को भी एक डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन पॉइंट बनाया जा सकता है। और उन्होंने हमको पूरी ताकत दी है और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से, डबल इंजन के सहयोग से तो बहुत बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड को देखते हैं और उत्तराखंड का उन्होंने जो नारा था उत्तराखंड जवानी उत्तराखंड भारत आगे काम नहीं आती है। उन्होंने कहा है और उन्होंने संकल्प का है कि उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड काम आएगी। और हम शुरू से कहते हैं कि यहाँ इस समिट का जो मूल लक्ष्य है वो यहाँ के बड़े संख्या में मिनिस्टर आए हुए थे और जो उद्योगों ने जो उन्होंने कहा तो बड़ी संख्या हजारों की संख्या में यहाँ के राष्ट्रपति। हमारा ये प्रोडक्ट पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस है जिसकी मदद से आप ईसीजी अपने स्मार्टफोन में ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक नॉर्मल लेमैन अब ईसीजी को समझ पाएगा कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। रही सवाल सरकार की, तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की साइड से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो निवेश दमदार, क्या पहाड़ में विकास की बहार। उत्तराखंड में निवेश के लिए महाकुंभ का आगाज हुआ। निवेश का महाकुंभ सम्मेलन में देश दुनिया के 5000 से ज्यादा निवेशक शामिल होने का जिक्र है। लेकिन खास बात यह रही कि इस आयोजन का आगाज खुद प्रधानमंत्री ने किया। पीएम आए और दम थोक दिया कि उत्तराखंड एक बार फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड की खूबियों को बताते हुए पीएम ने निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रेरित भी किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मंच से अगले आम चुनाव को लेकर भी संकेत और संदेश दे दिया। पीएम ने डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए और बताया कि डबल इंजन की सरकार अगर दौड़ेगी तो उत्तराखंड का विकास होगा। टूरिज्म सेक्टर का भी पीएम ने जिक्र किया और भी बहुत कुछ खास। लेकिन पीएम के आगमन से पहले ही ये सियासत शुरू हो चुकी थी और एक बार फिर से इन्वेस्टर्स समिट को लेकर विपक्ष ने निशाने भी साधे। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के कुछ बयान, फिर उसके बाद विपक्ष के निशाने और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में तमाम मेहमान। लेकिन पहले सुनिए पीएम ने इस आयोजन के दौरान क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। काशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। आप देखिए, आज भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर चार धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर है उन्हें ऐसा रखा जाए कि एक्सेस कम से कम हो। डबल इंजन सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं,
बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे। चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी, इतना सामर्थ्य है। तो पीएम का अपना अंदाज, लेकिन विपक्ष है नाराज। विपक्ष के कुछ बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, लेकिन पहले सुनिए विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। हाल में वही है, रिस्पना में वही किया गया है। मैंने कहा कि ये सतत हो प्रक्रिया तो अच्छा लगे, आप मलिन बस्तियों को अच्छा करें, साफ सुथरा करें, आप लगातार पेड़ पौधों का रोपण करें, आपके पास हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आपके पास माली हैं, उनका सदुपयोग करें, उनको ड्यूटीज दें। जैसे अन्य बड़े अच्छे राज्य जो विकसित राज्य हैं उनमें देखते हैं, अन्य राष्ट्रों में जो विकसित राष्ट्र वहां देखने को मिलता है। लेकिन आप केवल इन्वेस्टमेंट मीट में या G20 में सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है गमलों में, पौधों में, ये बर्बादी है। जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है, लेकिन सरकार से कुछ प्रश्न जो 5 मैंने पूछे थे, ना तो उसका उत्तर अभी तक किसी प्रवक्ता ने दिया, ना ही सरकार ने दिया है। दूसरा, IDS योजना जो लागू हुई थी 2017 में, उसका कार्यावधि जो थी 2022 तक थी, और उसमें ये तय था कि जो भी इन्वेस्टर्स हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में आएंगे उनको 30% की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार बनी, केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम लागू की जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके लिए एक स्कीम लागू की, उसका नाम था IDS। वो स्कीम में ये था कि जो भी इन्वेस्टर स्टेट में आएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर आए, चाहे हिमाचल आए, चाहे उत्तराखंड आए, वो उनको 30% की। तो विपक्ष अपने ही अंदाज से निशाने साध रहा है इन्वेस्टर समिट पर, लेकिन आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम क्या होगा, इसको लेकर भी सवाल है। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बन रहे हैं वह मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। शिषपाल जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं, राजेश बिष्ट आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं, हमारे साथ हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिषपाल जी, कैसा लगा आगाज? देखिए तिलक जी, आगाज कोई पहला नहीं है इस राज्य के अंदर, यह पहली बार इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। हमने 2018 में आगाज भी देखा और उसका अंजाम भी देखा। हाँ। उसी को लेकर के हम तमाम सवाल जो है भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं कि 2018 में इस इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन इन्हीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU होने का दावा किया था। वो आज तक धरातल पर क्यों नहीं उतरे? और इसके साथ ही 2017 में जो IDS यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में चालू की थी, जिसके तहत 30% की छूट थी यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए। 2021 में वो बंद कर दी गई, जबकि 5 साल के लिए वो लाई गई थी। और उस पर भी कुल मिला के आप ये कह रहे हो इन्वेस्टर समिट नहीं होना चाहिए था। 5,000 करोड़ रुपए बकाया है, जी सरकार उसी का भुगतान नहीं कर पा रही है। शिषपाल जी, यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो ये इन्वेस्टर समिट नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, देखिए ऐसा ना क्यों नहीं होनी चाहिए। अभी आप कह रहे हो कि ये क्यों नहीं किया, तो फिर आप कह रहे हो कि क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए ना, ये विश्वसनीयता का सवाल है। आपने पहले भी यही शब्द बाग हमें दिखाए
आपने कहा कि प्रदेश के 7 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उससे संबंधित होर्डिंग पूरे प्रदेश में 2018 में हमने देखे, विज्ञापन हमने देखे, समाचारों की डिबेटें हमने देखी, अखबारों की सुर्खियां। यानी ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको अच्छी नहीं लग रही? तस्वीरें जहां पर स्वागत हुआ, बेरोजगार आज सम्मान हुआ पीएम का, प्रदर्शनी देखी गई, प्रदर्शनी की जानकारी ली, रंगारंग कार्यक्रम हुए, महिलाओं के गीत सुने गए, तो आप ये कह रहे हैं कि ये मजा नहीं आया इसमें? नहीं, आप बोलिए ना। आज बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि मोहन सिंह रावत गांववासी जी जो भाजपा के जो है वयोवृद्ध नेता और इस राज्य में भाजपा को जमाने वाले नेताओं में से थे, जो उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, भाषा के लिए, धर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, आज उनकी मृत्यु हुआ, महाप्रस्थान हुआ और फिर भी रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। आप बताइए ना, इससे निकृष्टता क्या हो सकती? इन्वेस्टर मीट हो रहा था, यानी इन्वेस्टर समिट से नाराज नहीं है आप, जो बाकी विषय उस पर नाराज। ओके राजेश ओके, आप गुस्सा मत होइए, अच्छा दिन है आज का, शुभ दिन है उत्तराखंड के इतिहास के लिए, इतना गुस्सा मत होइए। राजेश बिष्ट जी, आपका नजरिया जल्दी से, फिर बीजेपी के मेहमान और अवनीश जी भी हमारे साथ हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र है बीजेपी पार्टी की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने यहाँ आके संबोधन भी किया पूरे देश को और लोगों को ये भी कहा, उद्यमों को ये भी कहा कि उन्हें हमारे प्रदेश के अंदर जो भी चीजें व्यवसाय के हिसाब से बढ़नी चाहिए, डेस्टिनेशन वेडिंग जो हम बाहर जा रहे हैं वो यहाँ के करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उसकी हम लोग सराहना करते हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है कि कोई भी राज्य में अगर अच्छा काम हो सकता है, निवेश आ सकता है तो आना चाहिए। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जितने यहाँ पे उद्यमी आए हैं, हम इनको तो उद्यमी मान रहे हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज डाली है। इस स्टेट के अंदर 67% वन भूमि है, 35% जो भूमि है वो मैदानी इलाके की, जहाँ पहले से ही 2002 के बाद से ही सिडकुल स्थापित हुआ है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और ये सेला कोई उसका ताजा उदाहरण है, जहाँ पे कंपनियां सब्सिडी लेने के बाद भी आज बंद पड़ी हैं। अगर इन कंपनियों को सब्सिडी देने के बाद हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवा को अगर 8,000 रुपए महीने की नौकरी मिलनी है, तो ऐसी कंपनियों का इस प्रदेश के अंदर आने का कोई औचित्य नहीं है, ये मैं समझ के चलता हूँ। मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के उद्यमी, जिनमें हम किसान भाइयों को अगर योगदान दें, किसान भाइयों को प्रोत्साहन करें, कृषि को बढ़ावा दें, तो जो भी उद्योगपति बाहर से अच्छा, ईमानदारी से, जब तिवारी जी ने एक पहल की थी, उसका फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था उत्तराखंड को, या आज तक नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। मैं आपसे बिष्टी यही कह रहा हूं ना कि हम विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, ये नजरिया है। अगर धामी जी कर रहे हैं इसलिए नाराज हैं? नहीं, मेरा इसमें यह कहना है, हाँ, जो किसान इतनी ज्यादा भूमियां, जो मैं कहूं एकड़ों के हिसाब से बंजर पड़ती है, अगर इन जगहों किसानों को प्रोत्साहन करें, किसान इतना उद्योग दे सकता है कृषि के माध्यम से कि इन उद्यमी जो बाहर से आ रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता इस प्रदेश को फिर नहीं पड़ने वाली। हम रोजगार देखकर अगर विनोद सियाल जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन पहले अवनीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट, आप लोगों ने अपनी बात को रख लिया, आप विपक्ष हैं, मैंने पहला मौका आप ही को दिया। अवनीश जी ये कह रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में सिर्फ इवेंट हो रहा है, इसका असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन धरातल पर तस्वीर क्या है, जरा अगर आप बता पाए। देखिए केवल जी, पहली बात है मैं आपको ये बता दूं कि इन्वेस्टर समिट को आप अलग ले लीजिए, वहां पर लोकल जो उत्पाद है उसको बढ़ावा देने की बात भी कही है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अंदर चाहे दालों की बात करें, जो भी उत्पादन यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं, उसकी बाकायदा एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। और कोशिश यही है, जिससे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल फिर ग्लोबल, यानी कि जो हमारे उत्पाद हैं उनको हम देश विदेश तक भी उसकी बिक्री करें। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा रहा। दूसरी बात ये है कि जिस तरह 3 लाख करोड़ के यहाँ पर एमओयू साइन हुए, लेकिन करीब 40,000 करोड़ की हम बात करें तो उसकी जो योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया, जैसा कि सरकार यहाँ पर दावा कर रही है। लेकिन जैसा राजेश बिष्ट ने कहा कि कोशिश हो रही है, उसका सराहनीय की जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं कि इलेक्शन समिट के साथ साथ जो प्रधानमंत्री का आज का फोकस रहा, वो 3 राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी जो उत्साहित है, वो उत्साह भी लोगों में भरने की कोशिश। मैं आपसे वही जानना चाहता हूं, क्या 24 का संदेश भी यहाँ से देने की कोशिश की है पीएम ने? बिल्कुल तिलक। मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा कि उत्तराखंड से उनका लगाव है, उत्तराखंड में निवेश होना चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को ये भी समझाने की कोशिश की
कि जब तक सरकारें एक नहीं होगी, यानी कि जब तक डबल इंजन की सरकारें नहीं होंगी, फायदा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए इतनी तेजी से काम हो रहे हैं। चाहे वो मेडिकल क्षेत्र की बात उन्होंने की हो या सड़कों की बात की हो। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि अगर हम बात करें अब दिल्ली की, तो जो उत्तराखंड यानी कि देहरादून से जो सफर है दिल्ली का, वो 2.5 घंटे में पूरा हुआ। यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने ये संकेत यहाँ पर दिए अपने संबोधन में कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है। और अपने संबोधन में उनका ये भी कह रहा था कि जब मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उनका साफ तौर पर कहना यह था कि मिलकर काम करें, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनाए, सांसद बनाए, और डबल इंजन की सरकार बेहतर काम कर सकती है विकास के मामलों पर। तो इन्वेस्टर समिट अलग मुद्दे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह संकेत दे दिया कि चुनाव की शुरुआत इस इन्वेस्टर देवभूमि से उन्होंने एक आगाज कर दिया। शीशपाल जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले विनोद जी को चर्चा में ले आऊं। विनोद जी, ये कह रहे हैं सिर्फ इवेंट साबित होगा जैसे 2018 में हुआ। देखिए, ऐसा है कि मेरे कांग्रेस के मित्रों को सलाह है कि इस प्रश्न का वो आज डिबेट में बात करते रहते हैं, उसका जवाब उन्हें समय पर दे दिया गया है। आप आज जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, हम राजनीतिक दृष्टि से ऊपर सोचे तो जो उसके फायदे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का आज आगाज उत्तराखंड में हुआ है, और निश्चित रूप से जिस तरह से आज उत्तराखंड को एक विशिष्ट पहचान पूरे वर्ल्ड के अंदर मिली है, जिस तरह से लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं, तो ये निश्चित रूप से जो रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो उत्तराखंड का जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपना लगाव उत्तराखंड के प्रति व्यक्त किया है, और जिस तरह से एमओ साइन हुए हैं, उसके बाद जो ग्राउंडिंग हुई है हजारों करोड़ रुपए की। सुहाल साहब, दरअसल ये चाह रहे हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं ना मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी, ये चाह रहे हैं कि मोदी जी ये गारंटी दें कि जो एमओयू साइन हुए वो धरातल पर उतरेंगे। इस बात की गारंटी चाह रहे हैं आपसे? नहीं, उसका गारंटी ये है कि कल तक ही 44,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है, और मुझे लगता है इसे सुगत क्षण कुछ नहीं है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब इसके अलावा तो कुछ प्रमाण हम इनको दे नहीं सकते हैं। हाँ। अगर ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इनका एजेंडा हो सकता है। इस समय उनको आप बताइए क्यों मुस्कुरा रहे थे आप जब अवनीश जी बता रहे थे कि भाई क्या इसमें मुस्कुराहट की कौन सी बात थी? लेकिन अच्छे काम के लिए अगर ये अच्छा नहीं बोल पा रहे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आज निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता को एक विश्वास जागा। निश्चित रूप से जिस तरह से ग्राउंडिंग हुई है 44,000 करोड़ रुपए की, वो उसका प्रत्यक्षम प्रमाण है। जिस तरह से यहाँ के लोकल का जो प्रधान संदेश वो ये कह रहे हैं, अब इस बात की क्या मतलब, हर बात के लेकर आप कह रहे हो गारंटी चाहिए, लेकिन अगर पुराना हिसाब मांगने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2012 से 17 तक कितना जो है आपने इंडस्ट्री लगाई, वो ये पूछने लगेंगे। आप तिवारी जी का बता देते हो, लेकिन बताते नहीं हो 2012 से 17 तक कितनी लगाई फिर आपने इंडस्ट्री। देखिए तिलक जी, इस राज्य के अंदर चाहे यूनिवर्सिटी बनी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बने हो, चाहे ITI बने हो, चाहे पॉलिटेक्निक बने हो, और चाहे हरिद्वार, देहरादून सिंह, उधम सिंह नगर में शेड्यूल का जाल बिछाओ, वो कांग्रेस की सरकारों में ही हुआ है। अच्छा, और जब हम औद्योगिक पैकेज का मिला था, लेकिन इन्वेस्टर मीट चाहूंगा जो पैकेज मिला था वो तिवारी जी के प्रयासों में राज्य को मिला था। तिवारी जी का जो व्यक्तिगत साथ जो अनुभव था, कांग्रेस का लाभ राज्य को मिला। आज विपक्षी भी उनको विकास पुरुष के नाम से ऐसे नहीं जानते और मानते भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2018 के इन्वेस्टर मीट पर पेपर जारी करने से यहाँ पर इंडस्ट्री लगी, और ये टूले बता रहे हैं तिवारी जी ने राज्य में लगाए थे, उसके बाद लगातार बंद क्यों हो रहे हैं, उस पर आप चरण जारी कीजिए। जब धामी जी सवाल है जो गलत जनता उठाई है, उनके जवाब नकारात्मक राजनीति है। तिवारी जी ने आपको राज्य में लाए, मिला, उन्हें बताइए कौन सा इन्वेस्टर मीट आयोजित किया? एक मिनट कोई प्रेरणा नहीं किया। शीशपाल जी गुस्सा मत करिए। शीशपाल जी, उस वक्त इन्वेस्टर मीट की जरूरत नहीं थी। तिवारी जी के शासनकाल का ही अगर हम जिक्र करें तो पहले भी इस पर विश्लेषण हो चुका है। अब वक्त खराब मत करिए, ठीक है ना। राजनीतिक वजूद, राजनीतिक ताकत और राजनीतिक हैसियत तिवारी जी की थी, इसको कोई नहीं नकार रहा, जिस वजह से इंडस्ट्रीज आई। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण, एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए। अवनीश जी, क्या यहां से धामी जी की अग्नि परीक्षा भी शुरू होती है, सीएम धामी की, कि भाई जो परफॉर्मेंस के आधार पर जिस तरह जो अब तक काम किए गए हैं उसकी तो बातचीत इस समिट में हुई, लेकिन समिट की जरूरत क्यों पड़ी?
उद्योगों को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको लेकर भी अलग से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की है। और खास बात जो रही वो ये रही कि जो इन्वेस्टर यहाँ पर आना चाहते हैं या जिन लोगों ने, बड़े उद्योगपतियों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के उद्योग जो है, जो उत्पाद हमारे यहाँ पर होते हैं, जिनकी पैदावार उत्तराखंड में होती है, उसको बढ़ावा देने की बात भी हुई है। और दूसरी बात ये भी कि मुख्यमंत्री पर एक बार फिर यहाँ पर भरोसा प्रधानमंत्री ने जताया है और तिलक्यारा को लेकर भी उन्होंने सरकार की तारीफ यहाँ पर की है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को 100 में से 100 नंबर दिए हैं। लेकिन इतना जरूर है, साफ तौर पर यह भी कह दिया कि जो आने वाला समय है वो चुनौतीपूर्ण है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री को उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग लाने की कोशिश जरूर करें, लेकिन कोशिश ये भी करें, उद्योगपतियों से भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक डेस्टिनेशन मैरिज के रूप में उत्तराखंड को विकसित किया जाए। तो निश्चित तौर पर एक चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है, टूरिज्म सेक्टर में बेहतर काम करने की आवश्यकता यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जताई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी केंद्र सरकार से मदद चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन चुनाव में फिर बात आऊंगा, मोदी का साफ तौर पर यह संकेत था कि उत्तराखंड की 5 सीटें उनको चाहिए, इसीलिए मिलकर काम करें और केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट चले तो निश्चित तौर पर विकास होगा। बड़ी योजनाएं यहाँ पर आएंगी, केंद्र से फंड यहाँ पर आएगा। मैं क्योंकि वर्क स्टाइल का जिक्र कर रहा था और इसका जिक्र पीएम ने भी किया, आ रहा हूं शिषपाल जी, और खासतौर पर टनल वाले मामले का भी जिक्र किया। क्या यहां पर जो 2018 का बार बार कटाक्ष विपक्ष कर रहा है कि भैया हमें हिसाब दे दीजिए 2018 के बाद, अब यहां पर धामी सरकार के लिए और खासतौर पर खुद सीएम धामी के लिए एक चुनौती है कि जो तिवारी जी ने इतिहास रचा वो इतिहास रचने का मौका भी है मेरे पास? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के सामने भी करो या मरो की स्थिति हम कह सकते हैं कि जब इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुआ है, खुद बाबा रामदेव उसमें शामिल हुए, जिंदल ग्रुप के बड़े अधिकारी शामिल हुए, तमाम उद्योगपति शामिल हुए और 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की साख पर भी मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर लग सकता है कि अगर ये तमाम चीजें या इसमें से आधी चीजें भी धरातल पर नहीं उतरी। और शिषपाल जी, पहले आप फिर राजेश जी आ रहा हूं आपके पास। शिषपाल जी, आपको लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी हो गई? अभी 1 महीना रुक जाते, देख लेते, फिर आप कहते हैं एमओयू धरातल पर नहीं उतरे। आपने पहले ही कह दिया कि नहीं ये तो फेल ही है भैया, ये नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए तिलक जी, विपक्ष केवल ये कह रहा है कि 2018 में भी जिस इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उस समय भी उन्होंने मंच से इसी प्रकार के सब्ज बाग राज्य के युवाओं को दिखाए थे कि 7 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आपको मालूम था कोरोना आएगा? तो नहीं, आपको मालूम था कोरोना आएगा? झूठ बोल रहे थे, ये आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सवाल इसलिए खड़े हुए तिलक जी, जब वो 2018 में बोल रहे थे तब 2019 में 2018 से लेकर अब तक गंगा में कितना पानी बह गया है शिषपाल जी? अब कोरोना आएगा, अब आप ये कहोगे तो चुनाव है। और आज उन्होंने देखे 2022 की आया कोशिश की है, जनता ने आपको सबक सिखा दिया था आपकी नकारात्मक वजह से रणनीति, क्योंकि आपको अच्छे के लिए अच्छा बोलना आता ही नहीं है, एजेंडे में नहीं है। परिस्थितियां ये कि आप अच्छा कहते हैं, अगर 2018 में भी राज्य होते तो आपको प्रधानमंत्री इन्होंने बर्बादी की करते हैं, फिर यही कर रहे हैं, आना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, उत्तराखंड शोभा देता है। एक मिनट ये आपको कहना चाहिए था। राजेश मिश्र रहेंगे आप, 1 मिनट सर, आप शोर मचाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। शिषपाल जी, कुछ नहीं समझ में आएगा, वही तो हम पूछ रहे हैं। 1 मिनट रुकिए ना। राजेश मिश्र जी, आप ही के प्रवक्ता शायद 1-2 दिन पहले डिबेट में वो कह रही थी मैडम उमा सिसोदिया जी, कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि धामी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा, और शायद शिषपाल जी उसी डिबेट में थे, कहा कि धामी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो अपने साथी मंत्री हैं वो कहीं नहीं दिखाई देते। तो यहां पर हम इसे चुनौती के रूप में क्यों ना देखें? चलिए ठीक है, अगर ये प्रश्न जो आज आप उठा रहे 1 महीने बाद उठाइए, पूछिए सरकार से कौन मना कर रहा है? राजेश जी, इसमें मेरा ये कहना है कि देखिए, दूध का जला ना छाछ को भी फूक फूक के पीता है। हाँ, 2018 में जिस प्रकार से 1,24,000 करोड़ के निवेश इस प्रदेश के अंदर आया और नौकरी प्रदेश के बेरोजगारों को 1,24,000 भी नहीं मिली है, इसी प्रकार से माना यह जा रहा है कि 3.5 लाख करोड़ के जिस प्रकार से यहाँ पे उद्यमी अपना एमओयू साइन करके जा रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि जिस प्रकार से पिछले 6 सालों में प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, क्या अब मिल नहीं, राजेश जी पूरी बात बोलिए। अगर जल जंगल जमीन की बात करो तो उन युवाओं का जिक्र जरूर करो। फिर
जिन्हें अभी तक ना अभी जो इंडस्ट्री लगी है वहां पे है स्थानीय युवाओं को रोजगार। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। आपको मैं उदाहरण दूं, नहीं, मैं दो जिस लाल कुआं से मुख्यमंत्री हरीश रावत, एक मिनट, जिस लाल कुआं से मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़े थे वहां पर पेपर मिल है, बीच गलत तो नहीं कह रहा, वहां पेपर मिल में कितने स्थानीय लोग हैं उसी का आंकड़ा निकाल लो बस। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। माननीय हमारे प्रदेश के जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज उत्तराखंड आए, उन्होंने अपने ओजस्वी वक्तव्य जो दिया उसमें दो बातें मुझे समझ आई। उन्होंने कहा देहरादून से दिल्ली का सफर अब 2.5 घंटे होने वाला है। वो उन बेरोजगार साथियों को ये कहना चाह रहे हैं कि जो पलायन के लिए आपको यहाँ से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का सफर करना पड़ रहा था, 2.5 घंटे बाद दिल्ली पहुंच। अब आप आकलन निकाल लो और फिर वो ये कहेंगे कि दिल्ली से जब कोरोना आया था तो फिर मुख्यमंत्री एक ऐसे भी थे जिन्होंने दिल्ली से जो है लोगों को भगा दिया था। दूसरी बात, फिर राजेश जी इसका कुछ भी आकलन निकाल लो। आप ये कह रहे हो कि 2.5 घंटे का वक्त जो है वो छोटा क्यों हो गया, क्योंकि पलायन आसानी होगा। क्या लॉजिक दे रहे हो बीसी आप? हो जाएगा, नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं राजेश भाई क्या लॉजिक दे रहे हो आप? ये आम आदमी पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 7 लाख बेरोजगार युवाओं ने भ्रष्टाचार के दिल्ली में डूबने के कारण जो है कार्यकर्ताओं पे भी इसका असर आ गया है और इन्हें अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें केवल जो है तो नेतृत्व को प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप बोलना है, स्वामी जी को अनाप शनाप बोलना है, ये इनका काम है। अच्छे काम की प्रशंसा इनके बस की नहीं है। इसे जनता ये नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो जनता भी इनको नकार पड़ी हुई है। नहीं, आप लोकल फॉर वोकल की बात करो। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट। ये अगर पीएम ये कह रहे कि भैया बाहर जाके विदेश में जो जितने धन्ना सेठ है बाहर जाके शादी मत करो, यहां कर लो वेडिंग डेस्टिनेशन, तो इसमें दिक्कत क्या है? उससे हमारे प्रदेश का फायदा तो पर समझ आए सर, कोई परेशानी थोड़ी है। नहीं तो फिर बोलो ना, जो चीज अच्छी है कम से कम उसका तो स्वागत करो। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ तो फिर ये अगर वही बात हरीश रावत बोले कि आम खाओ हमारे यहाँ के और आम पार्टी दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वही तो बात कह रहे हैं पीएम की भैया लोकल। नहीं सर, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ पे लोकल पे वोकल की बात आ रही है, पहाड़ की भूमि का आप सर्वे कराइए, कई लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ पे बंजर पड़ी है, किसान कृषि करने को तैयार नहीं है। मुंडवा कहाँ से बेचोगे, कहाँ से आप मक्की बेचोगे? अब इसके लिए तो फिर हरीश रावत जी से संपर्क करो, शिषपाल जी से संपर्क करवा दो, वो फिर वो एक अलग विषय हो जाएगा। बात नहीं हो रही है इसमें। एक मिनट ये अमीश जी क्या विरोध के लिए सिर्फ विरोध हो रहा है? फिर आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। ये मसला सिर्फ विरोध की सियासत का है? बिल्कुल जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी शुरुआत है, एमओयू साइन हुए हैं, तमाम योजनाएं बनी है, कैसे तमाम चीजों को पहले हम विरोध करने शुरू लगे। हाँ, इसका जरूर था कि इसकी समीक्षा जो है वो 6 महीने बाद 7 महीने बाद होनी चाहिए थी। लेकिन मैं इतना कह दूं कि प्रधानमंत्री का जो आज का संबोधन रहा है, विपक्ष निश्चित तौर पर इसका विरोध करेगा, क्योंकि विपक्ष के पास फिलहाल कोई मुद्दा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ की महिलाओं का जो दर्द है उसको भी समझाया और उन्होंने ये ऐलान किया, हालांकि देश भर के लिए किया था कि 2,11,000 महिलाओं को उनका लक्ष्य है लखपति बनाने का। तो ये कहीं ना कहीं पहाड़ के लोगों को भी एक संदेश देने की कोशिश की है। और तीसरा, मैं फिर आपको लगातार कह रहा हूँ, पहले मैंने कहा उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि उत्तराखंड के अंदर भी जो भी विकास होगा केंद्र के साथ मिलकर होगा, यानी कि साफ तौर पर ये संदेश एक तरह मिलकर काम करे। दूसरा, ये लोकल उत्पाद पर उनका बहुत ज्यादा जोर था। जी सुयाल साहब, जितनी बात मैं शिषपाल जी की और राजेश जी की समझ पे आ रहा हूं, शिषपाल जी, ये मसला 2 धारी तलवार वाला है और खास तौर पर सीएम धामी जैसे नेता के लिए। वो क्यों? क्योंकि जहां पर खुद विपक्ष ये कहता है कि जहां भी आपदा होती है, जो भी स्थिति होती है, वहां सीएम फ्रंट पर दिखाई देते हैं, मंत्री सारे गायब। ये बोलते हैं ना सुयाल साहब, और आपकी पार्टी के भीतर भी ये विषय है कि सीएम ही दिखाई देते हैं, बाकी तो मंत्री कहीं दिखाई नहीं देते। प्रभारी मंत्री तक जो है वो 5-5, 10-10 दिन बाद जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यहां पर अगर परफॉर्मेंस गई तो समझ लीजिए सबसे बड़े चेहरे की गारंटी है धामी जी की। समझ रहे हैं? उसके लिए कोई रोड मैप तैयार किया आपने? जो कहा वो करके दिखाएंगे, कुछ इस टाइप का? निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इरादे दृढ़ हैं और जिस तरह से वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एक एक पल एक एक क्षण उत्तराखंड के विकास के लिए उनके समर्पित है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम भी दिखाई दिया है। नहीं, रोड मैप फॉलो अप करने के लिए कुछ प्लान तैयार किया? बिल्कुल उसके प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के जो निवेशक है उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, उसके लिए पूरी टीम बना दी गई है। ठीक। और आने वाले समय में उत्तराखंड भारत का विकसित राज्य होगा और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ही होगा और उनकी सोच
जो उत्तराखंड राज्य के प्रति है और जो दर्द और जो प्रेम पहाड़ों के प्रति है, ठीक, निश्चित रूप वक्त से जो खत्म हो गया, कहने लेकिन वाले हैं, 10 सेकंड आपके जल्दी से। इनके मुंह पे ताला शेषपाल, 10 सेकंड। और केदारनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि 2018 के इन्वेस्टमेंट मीट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिलाया था, वो उस भरोसे पर खड़े नहीं उतरे और इस बार फिर उन्होंने भरोसा दिलाया है। देखना होगा कि उनकी बातें धरातल पर उतरती है कि नहीं उतरती, ठीक। उद्योग बाहर करते हैं कि नहीं करते, हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक। और जो गाड़ी कमाई जनता की ठीक, अब यहीं पर ब्रेक, यहीं पर ब्रेक। शीशपाल जी, आपने कहा कि बाबा केदारनाथ से सब दुआ करते हैं, है ना, उन्हीं की वजह से तो उत्तराखंड चल रहा है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, है ना, हेमकुंड साहिब, तो सब दुआ करिए। इस बार जो आपने कहा ना कि इनकी गारंटी, चुनावी नजरिए से देखो तो फिर तो गारंटी सारे 5 राज्यों में है ना, नतीजे आपके सामने। तो ये विषय सियासत से थोड़ा दूर रखिए अभी, बाकी आपका विवेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो निवेश को लेकर दावा अब धरातल पर उतरेगा, यह देखने दिलचस्प होगा, लेकिन दावा यही कि निवेश दमदार, पहाड़ में विकास की बहार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।